इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहसपुर में मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण का किया शिलान्यास। सीएम ने विकास की राजनीति पर दिया जोर। आगरा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी बजट 2026 पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने जमीन पर काम न होने पर जताई चिंता। मसूरी में श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में किया प्रदर्शन। 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 संहिताओं और निजीकरण का किया विरोध। देहरादून में तिपटी मार्केट हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। संपत्ति विवाद में 12 लाख की साजिश के आरोपियों समेत 4 को किया गिरफ्तार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। राजधानी देहरादून के सहसपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल सहसपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रवासियों को सड़क चौड़ीकरण की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास की राजनीति कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें वोट बैंक की राजनीति में उलझी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देवभूमि उत्तराखंड में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं और प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। विकास की रफ्तार तेज होती है तो कुछ लोगों की राजनीतिक जमीन खिसकने लगती है, उनके पैरों से जमीन गायब हो जाती है। जिन्हें काम चोरी की आदत होती है उन्हें विकास नहीं दिखाई देता है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो विधायक जी अभी कह रहे थे, वो विकास की बातें नहीं करते। विपक्ष की राजनीति का स्तर इतना गिर गया, आज स्तरहीन राजनीति पर आ गए हैं। सड़कों के निर्माण में साजिश दिखती है, पुलों के निर्माण में भी उनको राजनीति दिखती है, क्योंकि उनका इतिहास हमेशा से काम का नहीं रहा है बल्कि कमीशन खोरी का रहा है। लेकिन हमने जहां आज फाइलों से योजनाएं निकालकर धरातल पर उतारी हैं, वहीं उन्होंने अपने समय में जमीन से पैसा निकालकर फाइलों में दबा दिया था। आप सभी जानते हैं, कांग्रेस के समय में ये योजनाएं केवल कागजों पर होती थी, भ्रष्टाचार चरम पर होता था, घोटालों पर घोटाले होते थे। आज जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार राज्य का चहुमुखी विकास कर रही है, तो पूरा का पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि विकास की इस रफ्तार के सामने उनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, वो दम तोड़ रही है। इसलिए विपक्ष को कभी यूसीसी से परेशानी, कभी धर्मांतरण से परेशानी, तो कभी दंगारोधी कानून से उनके पेट में दर्द होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, इस सरकार में विकास की राजनीति होती है, न कि वोट बैंक की राजनीति। पहले के समय में केवल वोट बैंक की राजनीति होती थी। देश के अंदर 60 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा है और इन 60 सालों में भी एक परिवार का शासन, 55 सालों से अधिक समय तक एक ही परिवार का शासन रहा है। चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर दृष्टि से एक ही पार्टी ने और एक ही परिवार ने इस देश को शासन देने का काम किया है। आज देवभूमि उत्तराखंड में विकास के साथ साथ अनेक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, अनेक उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। बीते वर्षों में हमारे राज्य उत्तराखंड ने वो कर दिखाया है जो कभी सपना लगता था। आज चाहे आर्थिक मोर्चा हो, सामाजिक बदलाव हो, हर दिशा में हमने ठोस प्रगति की है।
इसलिए हमने तय किया है देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से यहाँ की मूल संस्कृति है, हम यहाँ का देवत्व है, हम यहाँ धर्मांतरण का कानून लागू करते हैं, परेशानी होती है। हम यहाँ पर लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, 12,000 एकड़ जमीन हम खाली करवाते हैं, इनको परेशानी होती है। हम देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करते हैं, उसमें भी इनके पेट में दर्द होता है। हम सभी बच्चों के लिए हम कहते हैं कोई बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम मदरसा एक्ट समाप्त करते हैं और अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का कानून लाते हैं। हम कहते हैं इसमें हमारे सिख समाज के लोग भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। उससे भी इनको पेट में दर्द होने लगता है भाइयों बहनों। हम कहते हैं कि हम यहां की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से उनको असुरक्षित नहीं सौंपेंगे। उससे भी इनका पेट बहुत दुखता है, हर चीज में इनको परेशानी होती है। अरे भाई, आप देवभूमि को क्या बनाना चाहते हैं? आप जो बनाना चाहते हैं, आपकी ये मनसा देवभूमि के लोग किसी भी कीमत पर पूरी नहीं होने देंगे। आगरा में उत्तर प्रदेश बजट 2026 को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि लखनऊ, दिल्ली, मेयर, विधायक और सांसदों का बजट आखिर जा कहाँ रहा है। उनके मुताबिक बजट केवल आकार में बड़ा दिख रहा है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा। ये बजट भी पढ़ लिया करो कि बिजली महंगी कर दी, उसके बाद भी इतना पैसा चाहिए नहीं। पुलिस का मैंने बता ही दिया है। डायल 100 जो समाजवादियों ने बनाया था, उस व्यवस्था को खराब कर दिया उन्होंने। डायल 100 पे क्या बेहतर किया बताओ? हथेली गरम, पुलिस नरम। होम डिपार्टमेंट को बजट दिया है। पीडब्ल्यूडी अभी सड़कें आगरा की सब खुदी पड़ी होंगी, सब टूटी पड़ी। तो बताओ 9 साल से कहाँ बजट खर्च हुआ है? लखनऊ का बजट, दिल्ली का बजट, डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट, नगर निगम का बजट, मान लो मेयर साहब का बजट, और आपके विधायक, सांसद, मंत्रियों का बजट आखिरकार जा कहाँ रहा है? ये सोचने की बात है। तो इस तरह केवल ये बजट दिखा रहे आकार में, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मसूरी में सीटू से जुड़े श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और श्रमिक विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग भी की। मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर श्रमिक संगठनों ने श्रमिक विरोधी कानून वापस लो और निजीकरण बंद करो जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 29 श्रम कानूनों की जगह लाई गई 4 श्रम संहिताओं से मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं। उन्होंने 12 घंटे कार्य अवधि, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध किया। साथ ही किसानों के मुद्दों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है और क्या मांगे आप? जी हम लोग तो सरकार को सस्ता मजदूर मिल रखा है। आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता 3 लोग, और जो मजदूर, ये जो काम करने वाले मजदूर, ये सस्ता मजदूर है सरकार का, क्योंकि हम लोगों को ये सरकार रोड पे ला चुकी है। हम तो कह रहे धामी सरकार अपनी नींद खोले और हम लोगों की तरफ भी देखे। जो हम लोग सस्ते मजदूर मिल रखे, आपको काम देखो, हमारे ऊपर इतना सरकारी डिपार्टमेंट को काम नहीं दिया गया जितना हम लोगों को काम दिया गया। और सैलरी 3,000 रुपये आशाओं की, 3,000 रुपये सबसे सस्ती सैलरी सरकार की उसमें जा रही है आशाओं की। और काम इतना कोरोना काल में जो इन्होंने लगाया तो आशाओं को लगाया, मरे चाहे बचे, उनके परिवार कैसे हैं क्या है, कुछ नहीं। आज हमने जो यह महारैली करी है, ये हमारी आज पूर्ण राष्ट्रव्यापी हड़ताल है हमारी। तो हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारे लिए, हित के लिए भी कुछ सोचे। क्या मानते 2027 चुनाव आ रहा है, उसमें भी परिणाम भुगतने पड़ सकते? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बार धामी सरकार को आने नहीं देंगे, क्योंकि इस सरकार ने हमारा बहुत ज्यादा शोषण किया है। कुछ भी नहीं, जो आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं को लगा रखा उनके लिए कुछ है ही नहीं। और बीच में तो ये बात आ रही थी ना कि आपका मानदेय बढ़ाए, कुछ नहीं बढ़ा, वो सिर्फ कागजों में होता है, सिर्फ घोषणाओं में होता है। 1 साल हो गया तो इन्होंने कहा कि 1,500 रुपये आशाओं की बढ़ेगी, कुल 1,500 रुपये। हम लोग तो चाह रहे कि हमें एक मुफ्त धनराशि दी जाए जो हम महीने में हमें मिल सके। हम तो महीने में भी उन्होंने हमें आधे आधे टुकड़ों में बांट रखा है, जो हमें एक खिलौना झुंझुना पकड़ा लेते हैं लास्ट में, तब हम लोग फिर ये हड़ताल करते, तब जाके वो फिर एक झुंझुना पकड़ाते हैं। यही तो होता है। पकड़ने वाले नहीं हो आप? हम नहीं है। हम 2027 में इनको दिखाएंगे कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हम तो कह रहे हो तुम वापस ही जाओ अब।
बहुत हो गया, हमारा शोषण भी बहुत कर लिया इन लोगों ने। देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी है, आज जो ये इस तरह की कंडीशन आ रही है हमारे सामने, तो हमें इस तरीके से रोड पे उतरने का कोई शौक नहीं है। हमारे सिर्फ एक मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और जितना काम आप सरकार हमें दे रही है उस हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ोतरी की जाए। जी, सबसे बड़ी मांग यही है कि मतलब जिस हिसाब से काम लिया जा रहा है उस हिसाब से बहुत कम मात्रा में हमारा मानदेय दिया जा रहा है और पूरा मतलब चारों दिशा में मतलब हर विभाग का काम हमें करना पड़ रहा है। BLO से लेकर समाज कल्याण से लेकर सर अनेक प्रकार के कार्य हमें करने पड़ रहे हैं। वर्तमान में कितनी सैलरी है? अभी हमें 9,400 मिल रही है, जिसमें कल्याण कोष का 100 रुपये कट रहा है। सुनने में ही आ रहा है कि अप्रैल या मार्च या अप्रैल से 300 रुपये और कटौती की जाएगी, जो कि हमें रिटायरमेंट के तौर पे 1.5 लाख रुपए की धनराशि या 1 लाख कुछ ऐसा समथिंग है, तो वो हमें दिया जाएगा। अभी सिर्फ हमें 9,300 रुपये दिया जा रहा है। मिनिमम वेजेस के आधार पर भी नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा शोषण हम लोगों का हो रहा है और काम आप देख सकते हैं ज़मीनी स्तर का सबसे जो ज़्यादा पकड़ की वो है, क्यों दिया जा रहा है इसका भी मतलब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े लोग हैं, इसलिए हमें ये कार्य सौंपा जाता है कि सारी पकड़ इनकी है, ये सारा काम इनको आता है, तो इस तरीके से काम हमसे लिया जा रहा है। 1982 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई है और ये इसलिए कि मोदी सरकार ने 21 नवंबर को जो मजदूरों को जो न्यूनतम जो उनके जो श्रम संहिताएँ थी, कानून था उनके पक्ष में, उसको ख़त्म करके 4 श्रम संहिताएँ ले आए। उससे क्या हुआ कि एक तो मजदूर के काम के घंटे जो 8 हमने प्राप्त किए 12 कर रहे हूँ, उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी का मामला ख़त्म कर दिया। उसके अलावा हायर एंड फायर, यूज एंड थ्रो, आप पर जैसे डस्टबिन की तरह डिस्पोजल चाय पीते हैं, प्रयोग करो, फेंक दोगे, उसका जीवन के जो महत्वपूर्ण सुविधाएं से मिलनी चाहिए वो खत्म हो गए। उसके अलावा किसानों के बारे में आपने देखा होगा कि अभी स्मार्ट मीटर ले आए, बिजली बिल 2025, जो कि पहले 1956 में तय किया था बिजली आवश्यक सेवा है, लेकिन अब उसको ये कमर्शियल हो जाएगा कि लाभकारी कैसे बनाया जाए। लाभकारी जो पहले सिंचाई की सुविधा बढ़ी थी, जो लोगों को मिलता था गांव में, वो खत्म कर दी। उसके बाद बीज बिल 2025 आ गया, ये हमें बहुराष्ट्रीय कंपनी पर आश्रित कर देगा और हमारा जो परंपरागत बीज है खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा जो अभी मजदूरों के साथ जो इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा जैसा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून था, उसको ख़त्म करके जी राम जी भी ले आई। और अभी स्थिति क्या है उसमें यह था कि 90% भारत सरकार, 10% राज्य सरकार देगी, लेकिन अब 60 और 40, तो उसमें राज्य सरकार का पहले अपना बजट नहीं है। हमारा उत्तराखंड की सरकार 80,000 करोड़ के घाटे में चल रही है, तो ये कहाँ से इनके पैसा होना ही नहीं है, उस योजना को चलनी है। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा आज कि 50 करोड़ रुपये देहरादून जिले का ही मनरेगा का बकाया है। तो ये बहुत अस्त व्यस्त मतलब हवा में सरकार चल रही है। और इसके बाद दूसरी बात जो महिलाओं का उत्पीड़न है, अभी आपने देखो सरकार घिरी पड़ी है ये अंकिता बंदे हत्याकांड में, तो ये हमें हमारे राज्य में कैसा उद्योग चाहिए। ये महिला शोषण, महिला उपभोग की वस्तु नहीं है। महिलाओं का कहते हैं नारी, जहाँ नारियों की पूजा होती है देवताओं का वास्तु है, यहाँ तो नारियों का शोषण मर गई बेचारी, VIP का आज तक पता नहीं लग रहा। और उसी कारण में सरकार सांप्रदायिक रोज देहरादून की स्थिति तो ज़्यादा खराब है। यहाँ पर आप देखो एक हफ्ते में 4 हत्याएँ देहरादून में हो गई, दिन दहाड़े हो रही हैं, है ना। तो सरकार उसके बारे में कुछ सोचती, कानून व्यवस्था कुछ चीज़ नाम रहेगी तो एक गंभीर सरकार में देखो जो हार रहे हैं। इसलिए आपने देखो जगह जगह आजकल हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अब हिंदू तो धर्म व्यक्तिगत संपत्ति है। मैं राजेंद्र पुरोहित हूँ, ब्राह्मणों पूजा पाठ करता हूँ, दूसरा कोई दूसरी देवी, यहाँ कोई यहाँ बगल में सुरकंडा मानता मेरे यहाँ माँ लक्ष्मी मंदिर उसको मानता, अलग अलग वो है। लेकिन ये सब घपले में घपला इतना पैदा कर दो कि जो मूल मुद्दे हैं सर जो जनता के पहाड़ में 1500 स्कूल इसी साल बंद हो गए, तो 1500 भोजन माताएं, तो हमारी शिक्षित वैसी बेरोजगार होगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, बाग खा रहा है बच्चों को, कोई सरकार किसी को कुछ चिंता नहीं है। तो ये गंभीर सवाल है जिसके पर हमें एकजुट रहना चाहिए। मांग है केंद्र सरकार जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, 44 श्रम कानून थे और उनको जो है 4 श्रम कोड में बदला जा रहा है और उसमें मालिकों को, उद्योगपतियों को प्रभावशाली बनाया जा रहा है और मजदूरों के काम के घंटे ख़त्म किए जा रहे हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटा किया जा रहा है। ESI PF ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए आज पूरा भारतवर्ष का मजदूर सड़कों पर रहे और जब तक ये केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, BJP सरकार ने जो है ये कानून वापस नहीं लिया, तब तक मजदूर सड़क पे रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आज तो ये संकेतिक है और आगे भी चलते रहेंगे। नगर पालिका का लेके हमारा ये है कि कल 13 तारीख को मीटिंग बैठाई है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला जा रहा है कि 40 गोल्फ कार आ रही है। आई तो नहीं है और कुछ लोग, उन्हीं के लोगों का कहना है कि 40 मत लो
और पहले 14 क्यों ली गई? तो हमारा कहना उसमें यह है कि अगर आपने पहले देना था तो सबको 107 अब रहे हुए 121 रिक्शा श्रमिक है, कुछ बुझा श्रमिक भी हैं, तो 121 रिक्शा श्रमिकों को आपने 14 को दे दिया, 107 बचे हैं। अब 107 रिक्शा श्रमिकों को एक ये रिक्शा गोल्फ कार दी जाए, हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो इसके लिए भी आंदोलन करेंगे, संघर्ष के लिए तैयार हैं सब मजदूर संघ के साथी। रोजगार का मामला है, नहीं तो सबका रोजगार संकट में पड़ जाएगा। देहरादून के तिप्टी मार्केट में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जबकि साजिश में शामिल मृतक की मां समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 11 फरवरी को तिप्टी मार्केट देहरादून के पास अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए देहरादून पुलिस ने सीसीटीवी और सघन चेकिंग के आधार पर 2 शूटर को अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि संपत्ति विवाद के चलते मृतक की मां बीना शर्मा, डॉक्टर अजय खन्ना और विनोद उनियाल ने 12 लाख रुपए में हत्या की साजिश रची थी। 3 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए थे। पुलिस ने साजिश में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई, और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे, और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि उसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उनको 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी, और 2 अभियुक्तों की इसमें जो शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे, और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे, और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था, और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी, और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी, और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। चूँकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अवैध और प्रतिबंधित कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य स्टॉकिस्ट की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आपको बता दें, जांच में पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी की लगभग 5.5 करोड़ रुपए मूल्य की 6 संपत्तियां और करीब 50 लाख रुपए के सीज कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के मुताबिक आरोपी फर्जी फर्म खोलकर सिरप की बिक्री दर्शाता था और असम व पश्चिम बंगाल बॉर्डर के जरिए तस्करी करता था। देखिए, वाराणसी में जो कोडीन युक्त कफ सिरप है, इसको लेकर के 4 मुकदमे यहाँ पर दर्ज हुए थे, जिसमें सारनाथ से संबंधित मुकदमे में जो इनमें मेन स्टॉकिस्ट था विनोद अग्रवाल, ये कानपुर के रहने वाले थे, जो कि फर्जी फर्म में खोल करके कफ सिरप की बिक्री दिखाते थे और इसको तस्करी करते थे, जिसकी पुष्टि आसाम और वेस्ट बंगाल में जो वहां पर बॉर्डर पर बरामदगी हुई है उसके बैच नंबर से ये पुष्टि हुई है कि इनके द्वारा भेजे जिस सामान को इन्होंने
शेल कंपनियों में बेचना दिखाया था, वो माल बॉर्डर पर बरामद हुआ है। तो इनकी जो भी अवैध संपत्ति थी, इसको वाराणसी पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 68F के अंतर्गत इसको जब्त कर लिया है। इनकी लगभग 5.5 करोड़ रुपए की 6 प्रॉपर्टी, जिसमें मकान हैं, कुछ जमीनें हैं। इसके अलावा इनके अकाउंट्स में जितना लगभग 50 लाख रुपए के आसपास पैसा था, ये सारा पैसा इसको फ्रीज कर लिया गया है। इसके अलावा एक मुकदमा हमारे यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र में लिखा गया था, जिसका मेन स्टॉकिस्ट भोला जायसवाल था, जो रांची में एक फर्म खोले हुए था और उसके द्वारा फर्जी फर्में खोल करके इस कोडी नियुक्त कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। उसकी भी जितनी संपत्तियां हैं, लगभग 27 करोड़ की संपत्ति, ये जो हमारा नया कानून आया है BNSS की धारा 107 के अंतर्गत इसको जब्त किया गया है। कोर्ट से इसमें आज आदेश हुआ है। इसकी 27 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी, जिसमें कई मकान हैं, कई जमीनें हैं, इसको जब्त किया जा रहा है। तो ये दोनों कार्रवाइयां आज प्रचलित हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियों के बढ़ते हौसलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को ही निशाना बना दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा धंसने से मसूरी, कैंपटी, उत्तरकाशी और चार धाम को जोड़ने वाला अहम मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बता दें, मसूरी में वाल्मीकि मंदिर के पास सड़क धंसने की घटना के पीछे अवैध खनन की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीनों से सड़क के नीचे तक खुदाई की गई, जिससे नेशनल हाईवे की नींव कमजोर हो गई। गुरुवार शाम सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। यह मार्ग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासनिक अकेडमी, कैंपटी फॉल और चारधाम यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे सूचना मिली कि यहाँ पे रोड मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, तो हम तुरंत यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं और मौके पर अभी मलबा हटा के फिलहाल देखेंगे कि इसके क्या कारण है दीवार गिरने के, क्योंकि अभी आए हैं। फिलहाल मलबा हटाने के बाद ही पश्चात पूरा पता चल पाएगा कि क्या कारण है, और मार्ग को पुनर्वस्था में लाने की कार्रवाई हम कल से प्रारंभ कर देंगे और लगभग 15 से 20 दिन में हम इसको मार्ग को पुनर्वस्था में ला देंगे। ट्रैफिक छोटे वाहन हैं, उनके यातायात के लिए मोतीलाल नेहरू मार्ग वैकल्पिक तौर पे यूज कर सकते हैं। हमने अभी वो भी वैकल्पिक आपको बताया है। और जो बड़े वाहन हैं, बड़े वाहन ये हाथी पांव होके जा सकते हैं, बड़े वाहन भी। और फिलहाल हम सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल इसको बंद करने का ही सुझाव दिया गया है। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि पूरा मटेरियल अभी अंधेरा भी हो गया है और मटेरियल भी इतना ज्यादा डंप हो रखा है, तो पता नहीं चल पा रहा क्या किस रीजन से ऊपर से पूरा दीवार गिर गई है। तो वो भी हम कल लेवल लगा रहे हैं, फिलहाल जांच कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल जांच। अभी इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पूरी लूज मिट्टी दिख रही है इसमें और किस वजह से गिरा है। अभी हम अंदर इसमें कल लेवल लगेगी, उसको खोदने के बाद ही बता सकते हैं किस रीजन से गिरा है। और जिस तरीके से नीचे प्लॉटिंग हो रही थी, जेसीबी के साफ निशान नजर आ रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि इसके बेस को ध्वस्त किया गया आपका? हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। तो प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है कि अब प्रथम दृष्टा से यही है, इसमें कल इंस्पेक्शन करेंगे लेबर लगा करके हम। हाँ, कल हमारी लेबर लग जाएगी इसमें। हाँ, मेटल आज रात में पहुंच जाएगा। हाँ, तो उसके बाद बता सकते हैं इसमें कितना समय लगेगा खोलने के लिए। पर जिस ठेकेदार ने करा उसको किसी तरीके का उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? अभी देखते हैं, उसमें अगर उसकी पर्सनल भूमि है, हाँ, तो अपनी पर्सनल पे कर रहा है, हाँ, तो उसका अधिकार होता है करने का। हाँ, और बाकी इसकी कार्रवाई अगर वो नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो इस पर MDD कार्रवाई करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा दिया है, पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, यही अगर कोई हमारी इनके वजह से कुछ कारण इसके वजह से हुआ तो उसको नोटिस देंगे हम, तो कार्रवाई भी करेंगे। पेनल्टी भी ली जा सकती है? पेनल्टी, हाँ, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पर इससे कितना प्रभावित होगा? कौन कौन से रोड इससे प्रभावित हो गए? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH 707 है। हाँ, और यहाँ से कहाँ जाता है पूरा मार्ग? ये पूरा मार्ग ये समझो बड़कोट, उत्तरकाशी और कैंपटी। हाँ, तो ये सब फिलहाल ये बंद हो गया रास्ता? बंद हो गया, लेकिन वैकल्पिक इधर मोतीलाल नेहरू मार्ग से भी वैकल्पिक है छोटी गाड़ी के लिए। हाँ, और बड़ी गाड़ी के लिए बंद? बड़ी गाड़ी के लिए। तो कब तक ये रोड रिपेयर हो जाएगी? इसमें 15 दिन मिनिमम मान के चलो। 15 दिन, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा।
असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।